Welcome students. This is the third part of the chapter agriculture. In the previous lesson we understood what are the different types of farming and what are the major crops that are produced in India. In this I am going to teach you some of the technological and institutional reforms that are taken by the government. As we all know, India is basically a agricultural economy because more than 60% of India's population depend upon एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। इसी के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स लिए। लैंड रिफॉर्म्स को हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिए? गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो जमींदारी सिस्टम था उसको एबॉलिश किया। सो गवर्नमेंट abolish the zamindari system. Then they consolidate the lands को कंसोलिडेट किया। उन्होंने कॉर्पोरेटिव फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, उसको इनकरेज किया। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने 1960s में एंड 1970s में गवर्नमेंट ने कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए। टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आप सभी जानते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने HYV सीड्स हैं और फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो सब का एक पैकेज जो फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड किया ताकि हमारी इकॉनमी में जो फूड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। देन उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन किया। वाइट रेवोल्यूशन इज़ फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। सो दीज रिफॉर्म्स और दीज रेवोल्यूशंस आर टेकन टू इम्प्रूव द condition of agriculture. Then 1980s में और 1990s में भी गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो फार्मर है उसकी जो क्रॉप है किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, या तो फ्लडिंग की वजह से या ड्रॉट की वजह से, किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उनकी जो क्रॉप है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है उनको एक तरह की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। देन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ग्रामीण बैंक्स भी बनाए। उन्होंने ग्रामीण बैंक्स का जो काम था वो था कि जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ही सस्ते रेट पर उनको लोन्स प्रोवाइड करना। देन जो बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे वर ऑल्सो प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर। और लोन जो है वो बहुत ही चीप रेट पे प्रोवाइड किया जा रहा था। दैट मीन्स एट वेरी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि किसान को ये इस तरह का कार्ड है वो प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से जो पीजेंट है वो इजीली क्रेडिट जो है वो अवेल कर सकता है। देन गवर्नमेंट ने स्पेशल वेदर बुलेटिन्स भी चलाए। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नमेंट ने चलाए। किनके लिए? फार्मर्स के लिए, ऑन रेडियोस एंड टेलीविज़न और रेडियो पे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स चलाए। अगर आपको अभी पता होगा तो एक किसान टीवी करके एक चैनल आता है,
वो जो फार्मर्स हैं उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है प्राइस से रिलेटेड, क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन जो चैनल है वो प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, जिसकी वजह से उनको क्रॉप डिसाइड करने में, प्राइसिंग में उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है MSP दैट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो प्रिक्योरमेंट प्राइसेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है। दीज आर फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। सो इनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे रुकता है? बिकॉज जो स्पेकुलेशन होती है ये उसको रिड्यूस करता है एंड जो मिडल मैन होते हैं उनको बीच में से हटा देता है, जिसकी वजह से जो फार्मर है उसका जो प्रोड्यूस है उसका प्रोड्यूस का जितना भी प्राइस होना चाहिए वो उसको मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये सारे रिफॉर्म्स लिए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड देन उसके बाद भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर हम 2010 और 11 का डाटा की बात करें तो हमारी कंट्री में जो टोटल वर्क फोर्स है उसके अबाउट 52% जो हमारी वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। लेकिन हमारी कंट्री का जो GDP है वो तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ओवर द ईयर्स, बट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ नॉट सफिशिएंटली increasing. Why it is not increasing or not generating? Because most of the population are engaging in agriculture sector, and if employment is not generating, that lead to problem of unemployment in the country. So that is a matter of concern for the government. इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ measures लिए to modernize the agriculture. So to modernize agriculture sector, गवर्नमेंट ने कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया। और वो किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस थे? जैसे कि फर्स्ट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देन गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश करी। गवर्नमेंट ने वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए। देन गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया किस फील्ड में? मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट में, ताकि वो इजी हो जाए उनके लिए ये प्रेडिक्ट करना कि कब रेनफॉल ज़्यादा है और कब रेनफॉल कम है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प हो जाए। गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑन इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं वो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए चलाए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या इम्पैक्ट रहा? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड what is the meaning of globalization. Globalization means integrating the economy of a country with the economies of other country through the unrestricted flow of goods and services and technology etc. In short अगर हम बात करें, globalization means interdependence of nations around the world. दैट मीन्स कि जब आप जो डिफरेंट नेशन हैं, डिफरेंट जो कंट्री हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको जब आप इंटीग्रेट करते हो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है? दैट मीन्स कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, टेक्नोलॉजी जा रही है, आ रही है। दैट मीन्स आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजीली कर पा रहे हैं। दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट हैपन वाज ड्यूरिंग 1991 गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए थे, और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो ग्लोबलाइजेशन था ये उसका एक पार्ट था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम LPG पॉलिसी भी बोलते हैं। LPG पॉलिसी दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो हमारी कंट्री के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही एडवर्स तरीके से इफ़ेक्ट हुए।
बिकॉज इससे पहले जो हमारी जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इजीली हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट अनरिस्ट्रिक्टेड वे में हो सकता है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बिकॉज बाहर की कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हाईली सब्सिडाइज था। सब्सिडाइज का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि जो उनके फर्टिलाइजर्स हैं, जो उनके केमिकल्स हैं, जो फार्मर जो यूज़ करता है, जो इनपुट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट जो थी दूसरी कंट्री में वो उनको फंड दिया करती थी, जिसकी वजह से जो फार्मर है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती थी। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, दैट मीन्स अगर वो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा तो वो चीपर रेट पे करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे समझिए कि हमारी कंट्री में कोई भी चीज़ बाहर से सस्ते रेट पे मिल रही है और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उसी चीज़ को बहुत ही महंगे दामों में बेच रहे हैं, तो एज ए कंज्यूमर आप बाहर की चीज़ लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो आपको सस्ती मिल रही है, जिसकी वजह से जो हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से बिकने बंद हो गए और फार्मर्स को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। रीज़न यही था बिकॉज बाहर की कंट्री में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज थे इन कंपैरिजन टू द इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अभी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनाइजिंग एक ट्रेंड है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट genetic engineering means genetic modification of organisms gene with the use of biotechnology। that means बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब आप जो ऑर्गेनिज्म है उसके जब आप जीन्स को आप मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो सीड है, सीड को आपने जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई किया कि जो सीड है अभी ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट बन गया। फॉर एग्जाम्पल जो सीड है वो क्या बन गया, सॉल्ट टॉलरेंट बन गया है। इसका मतलब कि ये जो सॉल्टी जो एरिया है वहाँ पर भी इजीली ग्रो कर सकता है। या फिर आपने जो सीड है उसके जो मॉडिफिकेशन जो आपने जीन्स में इस तरह से किए कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट बन गया। इसका मतलब क्या है, जब वो डिजीज़ रेजिस्टेंट बन जाएगा उसकी वजह से इसमें अब जो केमिकल है वो कम यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र्स कम यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हमको केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं, फर्टिलाइज़र हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, हमको वो कम यूज़ करने पड़ेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक तो वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको यूज़ करना चाहिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाए, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं वो भी रिड्यूस हो जाए, और जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ करके वो भी रिड्यूस हो जाए। और क्या करना चाहिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि जब आप प्रोड्यूस करते हो, जब आप फार्मिंग करते हो, यू आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर और एनी केमिकल पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, एंड यू आर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्शन और दैट गुड विद द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जो कि आपने खुद ने कंपोस्टिंग करके आपने जैसे भी बनाए हैं, आप जो ऑर्गेनिकली जो फर्टिलाइजर्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। एक तो रीज़न इसका ये है कि इसकी वजह से जो न्यूट्रिशन जो होता है, जो क्रॉप का जो भी न्यूट्रिशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बेनिफिट इसका ये है। दूसरा है जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और बिकॉज ये जो भी प्रोडक्ट हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं, तो जनरली जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो प्राइस होता है ये हाई होता है, प्राइस इसका हाई होता है। अब प्राइस हाई होने से जो फार्मर हैं उनको बेनिफिट मिलता है, फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा इसकी वजह से, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और क्या कर सकते हैं, इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न सो दैट दे कुड शिफ्ट सम ऑफ देयर लैंड फ्रॉम द सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। सो थर्ड जो कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है उसका जो मार्केट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, जो मार्केट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो फार्मर है उनकी जो इनकम है, फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो एनवायरनमेंट का जो लैंड डिग्रेडेशन होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन चीज़ों को एम्प्लॉय करना चाहिए ताकि जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिले। फार्मर की जो इनडेटेडनेस है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं, वो कम हो जाए। फार्मर जो सुसाइड कर रहे हैं वो कम हो जाए। तो ये सारे चीज़ें हैं हमको अपनी कंट्री में अप्लाई करनी चाहिए और इनका बेनिफिट उठाना चाहिए। जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हमको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। So this chapter is over now. I will meet you in the next class with a new chapter. Till then, goodbye and take care.